हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो अलग अलग तरीके के फोर्सेस से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में ये दो अलग अलग तरीके के फोर्सेस का। एक फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कूलॉम फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि सपोज करिए एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। तो कूलॉम ने कहा था कि दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ज, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है स्मॉल की। इस कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैसे इस कांस्टेंट को हम लोग 1/4πε0 लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी क्या होती है? किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन, इस लेटर को एप्सिलॉन बोलते हैं, जीरो लगा हुआ है इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट में जीरो लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोल देते हैं एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों, अगर ये फोर्स तब लग रहा है जब चार्जेस फ्री स्पेस में है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये वाला जो रीजन है ये फ्री स्पेस की कंडीशन है। अगर चार्जेस किसी मीडियम में आ जाए, जैसे सपोज करिए कि एक चार्ज यहाँ पे +Q1 है, यहाँ पे +Q2 है, ये वाला चार्ज जैसे प्लस का है, ठीक है, दोनों चार्जेस प्लस के हैं, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये एक मीडियम आ गया, ये देखिए मैंने ये बना रखा है, ठीक है ना, इन दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम आ गया, तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, खाली अगर इस चार्ज का इफेक्ट देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जो मीडियम होगा उस मीडियम का पॉजिटिव चार्ज रिपल होकर इधर चलाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपल होकर इधर चलाएगा। तो ये क्या करेगा, एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर लेगा, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा इसके फोर्स या फील्ड को जो इस तक पहुंच रहा है। तो फोर्स कुछ टाइम्स जो है वो कम हो जाता है, तो जितने टाइम्स फोर्स कम हो जाता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इन एनी मीडियम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा अगर किसी मीडियम का, तो जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी Fm, है ना। Fm, ये देखिए Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 k। यहाँ पे देखिए अपॉन में k आया हुआ है ना, यहाँ पे हमने अपॉन में k यूज किया है, ये देखिएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे k है, ये जो अपॉन में k है ये बता रहा है कि k टाइम्स फोर्स कम हो गया। दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स कुछ गुना, कुछ टाइम्स कम हो जा रहा है, जैसे 2 गुना 3 गुना कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है 1/4 हो गया तो k की वैल्यू 4 हो गई, 1/10 हो गया तो k की वैल्यू 10 हो गई, तो ऐसे करके Q1 Q2/r² हो गया, है ना, 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। तो k जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जितने गुना या जितने टाइम्स फोर्स कम हो जाता है मीडियम के आने पर चार्जेस के बीच का, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। देखिए ऊपर जो ये था जब फ्री स्पेस वाला था तो उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया था, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा F0/Fm, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा, तो डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के सिर्फ 1/k बचा रह जाएगा, अपॉन में k बचा रह जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पे। तो F0/Fm जो होगा ये हो जाएगा आपका k, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रेशियो होता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर इन केप्ट इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस फॉर द सेम डिस्टेंस इन एनी मीडियम, इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मीडियम का फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 होता है, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। एयर होगा या वैक्यूम होगा तो k की वैल्यू 1 होगी। अगर k की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई
है ना, ये कह लो तो वो मेटल के लिए होगी, ठीक है। कंडक्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है ना, क्योंकि कंडक्टर पूरी तरीके से पोलराइज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्रोक्सीमेटली आप कहें तो 99.99% वो रोक देता है, मतलब 100% के अबाउट, ठीक है। तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट टाइम्स कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट किसी भी दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला जो पोल होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे दो मैग्नेट हमने यहाँ पे मान लिए हैं, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, इन दोनों मैग्नेटिक, ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है आर डिस्टेंस पे है ये दोनों एक दूसरे से, ये वाला पोल एन वाला और ये वाला पोल साउथ वाला, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बिल्कुल कूलॉम्स फोर्स की तरह, ऊपर जो फोर्स यहाँ पे हमने बताया था बिल्कुल उसी फोर्स की तरह। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एन इंटू एम एस, या एम एन और एम एस क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, एम एन और एम एस, इनको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। ज़्यादा डीप में नहीं जाना ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, क्लास 12th में, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल एक तरीके से जैसे ना मास होता है, ऐसे ही मैग्नेट का उसका पोल स्ट्रेंथ होता है। जो भी फोर्स लगाना होता है मैग्नेट अपने पोल स्ट्रेंथ की वजह से लगाता है, जितना पोल का स्ट्रेंथ होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसमें म्यू नॉट जो है इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जैसे ऊपर हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे एप्सिलॉन नॉट को, जैसे यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पर म्यू नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल वही जो काम मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहा है वही काम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको परमिटिविटी कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसको परमिबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। परमिबिलिटी क्या होता है, किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी कि वो अपने से कितना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कितना एक्सपेंड होने दे रहा है अपने थ्रू, दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर होती है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इंटरकनेक्टेड। कैसे, अब देखिए एक मूविंग चार्ज हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। मतलब जिसकी चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं प्रेजेंट है पहले से और वहाँ पे चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मतलब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। मतलब दे आर, मतलब एक ही फोर्स के दो अलग अलग रूप हैं, ये अलग अलग टाइम पे हैं, ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि दीज फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज द टू फेसेट्स ऑफ अ जनरल फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ही तरीके का फोर्स है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेला क्या कहता है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है, ऑस्ट्रेला कहता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और जब ये देखिए है ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे मूव करेगा, ये देखिए ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान रखा है b, ठीक है, और वेलोसिटी मान रखी है v, और दोनों के बीच में एंगल मान रखा है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, प्लस q गुलाम का चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स कितना लगेगा, qvb sin थीटा। चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और खाली अकेला चार्ज मूव करेगा यानी कि करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कंबाइनली उन दोनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कंबाइनली बोलते हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। भाई हम लोग जानते हैं कि चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, हम लोगों ने जूनियर प्राइमरी क्लासेस में पढ़ भी रखा है, 9-10 में भी पढ़ रखा है उसको। अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, अगर चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, और ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, नेगेटिव क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही मैग्नेटिक पोल्स में भी होता है, नॉर्थ और साउथ क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है,
और अगर यहीं पे नॉर्थ और नॉर्थ आ गया या फिर साउथ या साउथ आ गया तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल कर देगा। साउथ और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को रिपल करने लगता है। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई भी फील्ड, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। मैग्नेटिक फोर्स में भी हमने देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिएगा ये देखिए अपॉन में आर स्क्वायर है, इस वाले फोर्स में यहाँ देखिए Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Mn इंटू Ms अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अपॉन में आर स्क्वायर है। यहाँ भी हमने बताया था कि ये जो है ये डिपेंड करता है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगला स्टेप हो जाएगा देखिएगा लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये लॉन्ग रेंज, दे डू नॉट रिक्वायर्ड नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर दिस ऑपरेशन। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कहीं पे ऑपरेट हो रहा है तो उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है जो उनके फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाए, उनके ऑपरेशन के लिए ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स में सेंट्रल फोर्स बता रखा था आपको कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, वो अगर इन दोनों को सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है तो उसको सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है। अगर कोई फोर्स सेंट्रल है तो मोस्टली वो कंजर्वेटिव भी होता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है उसकी। उसके बाद अगला है इट इज़ एटलीस्ट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, है ना, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10⁻36 टाइम्स लार्जर होते हैं। मतलब बहुत, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में तो बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है। आगे है इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे, अभी ऊपर यहाँ पे तो थोड़ा कंट्राडिक्शन दिखेगा आपको। ऊपर हमने कहा कि दे डू नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे लग रहा है, तो ऑपरेशन के लिए कोई इंटरवेनिंग मीडियम नहीं चाहिए, कोई बीच में मीडियम नहीं चाहिए कि रहेगा तो ही वर्क करेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके एक्सचेंज की वजह से ना इट इज़ कॉज्ड बाई, देखिए इट इज़ कॉज्ड बाई द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स जब एक साथ लग रहे होते हैं तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन दैट केस, सिर्फ इसी केस में फोटॉन्स, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है तो उनके फील्ड को ट्रांसफर करने के लिए फोटॉन पार्टिकल्स लगते हैं। ठीक है ना, फोटॉन पार्टिकल्स जो हैं उनके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इन सम मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। देखिए सबसे पहला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कोई रफ सरफेस है, कोई ऐसे रफ सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसको फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, जो इसका अपोज करेगा मोशन का। ठीक है ना। बॉडी जिस डायरेक्शन में, जैसे हम लोगों ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराने के लिए, तो ये वाला जो सरफेस है जो थोड़ा रफ टाइप का है, ये इस वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है मैकेनिक्स में, क्लास 11th में। ठीक है, या आगे हम मतलब जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 11th में आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में मोशन कर रही हैं तो उनका जो सरफेस होता है वो एक दूसरे के टच में आकर के स्लाइड करता है। ठीक है, मूव करता है टच में आकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोज करता है बॉडी के मोशन का। ठीक है। अब ये रीज़न क्या होता है पता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे इसको बड़े लेवल पे समझें, ठीक है, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आती हैं तो सपोज करिए इसका नेगेटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो सरफेस है यहाँ का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को, या इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसको आगे नहीं बढ़ने देता एक्चुअली में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअल रीजन है आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस के। ठीक है, अभी तक हमको क्या पता था कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो है मतलब मैकेनिकली हाँ ऐसे ही लगता होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का जो बेसिक रीज़न है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। ठीक है। अब देखिए इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग। अब जैसे ये सपोज कर लीजिए, ऐसे हम यहाँ पे एक स्प्रिंग मान ले रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे हम एक स्प्रिंग मान ले रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको।
यहाँ पे हमें से इसको कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा अच्छा बनाने की, ऐसे बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे सपोज करिए लोड रखेंगे, नीचे खींचेंगे, तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे ना, आपस में इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंग के अंदर ही, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग का पूरा मटेरियल है, ये एक, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये पूरा एक वायर वाला हिस्सा है, ये पूरा एक हिस्सा सपोज कर लीजिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, जो घूम करके ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे ना नीचे की ओर, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके अट्रैक्शन की वजह से, है ना, यहाँ पर स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, इलास्टिक फोर्स अप्लाई करता है। वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे पे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग वॉन्डर वॉल्स फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स इन अ टॉट स्ट्रिंग, बिल्कुल जैसे जो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रोप ले लिया, यहाँ पे एक रोप ले लिया, अब यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध करके इसको ऐसे खींचेंगे, तो रस्सी में एक टेंशन डेवलप होगा। वो टेंशन क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो फोर्स इन अ टॉट स्ट्रिंग, यानी कि टाइटली बाइंडेड स्ट्रिंग में या रोप में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग होते हैं, और रियल लाइफ में मोस्टली जो फोर्सेस होते हैं उनका ओरिजिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ही होता है। उनका बेसिक रीज़न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होते हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस का नेक्स्ट पार्ट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों में से किसी को हम अभी समझाते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर समझाएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।